Hello everyone, welcome to our YouTube channel Step by Step Learning. I hope you're doing well. My name is Shreya Jamwal. इस चैनल में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज ताकि आप सब उन कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकें, जिसमें हम कवर करेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड के डिफरेंट चैप्टर्स को। आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के राइट साइड पे एक रेड कलर का बटन है, आपको जाकर इसको प्रेस करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब के लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। ठीक है, हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल एग्जैक्टली डिस्कवर किसने किया था, कहाँ पे सेल फर्स्ट टाइम देखा गया था। जैसे कि रॉबर्ट हुक ने देखा था, कहाँ पे देखा था, ट्री के बाग के कॉक सेल में देखा था। उसने हनीकॉम्ब की तरह उसे देखा था। ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर हमने कहा था जो सेल था वो क्या था, उसके अंदर एक न्यूक्लियस था जो डॉट से दिख रहा था, है ना, छोटा सा एक सर्कल था, उसके बीच में डॉट था, उसको न्यूक्लियस बताया था। और जितनी भी खाली स्पेस थी उसके बीच में उसे हमने क्या बोला था, साइटोप्लाज्म बोला था। फिर हमने पढ़ा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी किससे होती है, जो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती थी। ठीक है, ये नहीं मैंने बताया था कि लिपिड और प्रोटीन उसको देता कौन है, बस सिर्फ ये बताया था कि इससे मिलकर बनी होती थी। सिलेक्टिबल परमिएबल होती थी, किन सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है वो, किन को नहीं आने देती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिबल परमिएबल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। फिर हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते थे, न्यूक्लियोलस होता था जो आरएनए की फॉर्मेशन करता था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर इसके क्रोमोसोम्स बनते थे, फिर जीन्स होते थे। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या करते थे, हमें बताते हैं कि जो एक ऑफस्प्रिंग मतलब जो एक मदर या फिर पेरेंट होता है उसके आगे जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, उनके पेरेंट्स की तरह होते हैं। कि इनहेरिटेंस बोला जाता है इसको। ठीक है, ये उसको शो करता है क्रोमोसोम। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो अगर इंडिविजुअल बेसिस पे देखें या सिंगल बेसिस पे देखें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन अगर हम उनको पेयर पे देखें तो कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, तो आप ये याद रखो इसको। ठीक है, क्या बताया मैंने अभी आपको कि ह्यूमन बॉडी में सिंगल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन जब वो पेयर में आ जाते हैं तो उनका नंबर कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। ठीक है, तो हमने सेल के अंदर जो 3 बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया था, न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। हमने जब सेल पढ़ा, हमने सेल में देखा कि सेल में क्या चीज़ें थी, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था और एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म था। सिंगल सेल में क्या एब्सेंट था, हमने पढ़ा था कि सिंगल सेल में न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं थी, न्यूक्लियर एनवलप नहीं थी, है ना, तो इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोलते थे। अब हम वही पढ़ेंगे प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। प्रोक्रियोटिक का मतलब हुआ कि जो प्रिमिटिव पहले का सेल था। ठीक है, यूक्रियोटिक का मतलब हुआ जो अभी की जनरेशन की हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पहले के टाइम पे जब सेल को पढ़ा गया था वो एक सिंगल सेल देखा गया था, तो जनरली उसका साइज आज के मतलब जो अब मल्टी सेल में हम देख रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो प्रोक्रियोट है उनका सेल का साइज स्मॉल होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरली स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू यूक्रियोटिक, दे आर जनरली लार्जर इन साइज। ठीक है, हमने कहा था उसमें न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट होती है, इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, जब उसमें न्यूक्लियर जो हमारी एनवलप है वो अगर एब्सेंट होगी उसे हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर कवरिंग नहीं होगी, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। तो न्यूक्लियोइड इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एनवलप, तो वो किसके कॉन्टैक्ट में आ जाती है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर हम भी कहीं रहते हैं तो हमें भी घर को बाउंड्री करनी पड़ती है ताकि कोई भी बाहर का सब्सटेंस आ जाए। ऐसे तो सब अंदर बाहर बाहर अंदर होता रहेगा, है ना, इसलिए कवरेज भी ज़रूरी होती है। एज कम्पेयर टू हम यूक्रियोटिक सेल को देखें तो जो उनका न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता था, क्योंकि हमने पढ़ा था उसकी एक पूरी प्रॉपर, मैंने आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताया था, तो इसमें वैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, जबकि अगर हम यूक्रियोटिक की बात करें तो इसमें कितने होते हैं, मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस जिसमें आरएनए की फॉर्मेशन होती है वो एब्सेंट होता है प्रोक्रियोट में, वेयर एज अगर हम बात करें इसमें यूक्रियोटिक में उसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस का मतलब ये हुआ कि हमने एक टर्म सुनी हुई है कि सिर्फ सेल में 3 चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया। सेल सिर्फ इन 3 चीज़ों से मिलकर नहीं बनता है। मैंने कहा था जो साइटोप्लाज्म है जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसके अंदर क्या होती हैं, हमारी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी ऑपरेटस हो गया, लाइबोसोम्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए, प्लास्टिड्स हो गए। ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं,
सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। अब मुझे बताओ जो प्रोक्रियोटिक है, जो सिंगल सेल है, वो इतनी सारी चीज़ें होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसका टाइम पीरियड कम होता है, उसका लाइफ स्पेन कम होता है, उसका साइज़ छोटा होता है, उसकी न्यूक्लियर एनवलप नहीं होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो सेल इतना स्ट्रांग नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू यूक्रियोटिक के। और अगर हम यूक्रियोटिक की बात करें तो उसकी जो ऑर्गेनेलिज होती हैं उनमें जो मैंने टर्म्स बोली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्रोक्रियोटिक सेल की एग्जांपल ले लें तो बैक्टीरिया इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। पैरामीशियम ले लो, वो भी इसकी एग्जांपल आ जाती है। अगर हम इसकी बात करें यूक्रियोटिक की, तो ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, ये सारे के सेल क्या है, इन सभी ऑर्गेनिज्म के सेल क्या है, मल्टी सेलुलर है, विराज प्रोक्रियोटिक के सेल क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आप पिक्चर पे देख सकते हो, क्योंकि हर चीज़ अगर हम बात करके आपको समझाएं तो कुछ टर्म्स क्लियर नहीं होती, आपके दिमाग में इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, तो इमेज से बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है देख के कि सच में इसमें ये चीज़ कहाँ पे है और क्या यहाँ पे एब्सेंट है और क्या प्रेजेंट है। देखो प्रोक्रियोटिक सेल अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रोक्रियोटिक सेल में क्या किया गया है, अगर आप, मैं आप यहाँ मार्क कर रही हूँ, ये देखो पिंक कलर का एरिया, इसमें कोई बाउंड्री नहीं की गई है, ठीक है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है, ठीक है। ये जो ये सब जहाँ पे मैं डॉट 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 डाल रही हूँ, ये सारा इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला होता है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये वाली चीज़ इसे फ्लैजिला बोला गया है, ठीक है। बाकी आपको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको पता ही है, आपने पहले भी पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बाकी बेसिक टर्म याद रख लो, ये कैप्सूल, पिल्स, ये आप आगे पढ़ोगे फर्दर 9th क्लास में, डिटेल में इनमें ये क्या होते हैं, लेकिन जर्नल जो अभी इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हो सिर्फ वही याद रखो। एक सेल वॉल होती है जो मैंने आपको कहा था, ये प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, ठीक है। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक जैसे हम लोगों में जो सेल होते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इसमें क्या चीज़ एब्सेंट थी, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो साइटोप्लाज्म इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। और देखो कौन सी चीज़ सेम है, राइबोसोम्स यहाँ पे है और राइबोसोम्स यहाँ पे भी हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स दोनों चीज़ यहाँ पे, और देखा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी यहाँ पे होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पे भी है। और बाकी जितनी भी चीज़ें बचती हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें बचती हैं वो यहाँ पे एक भी नहीं है। देख लो आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं, न्यूक्लियोइड था, यहाँ पे बिल्कुल कवरिंग की गई है तो न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो सिस्टोल यहाँ पे है, ये सिस्टोल तो खैर इधर भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद गोल्गी ऑपरेटस देखो यहाँ पे है, जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, फिर लाइबोसोम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे के सारे सेल, ये क्या है, हमारे सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया पिक्चर से, ठीक है। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जितना भी, मान लो अगर मैं यहाँ पे ये सेल बना रही हूँ, ये इसका न्यूक्लियस है बीच में, तो बीच में जितना भी एरिया, मैं इसको दूसरे पेन से मार्क कर लेती हूँ, बीच में जितना भी एरिया ये वाला बच जाता है, ठीक है, ये वाला एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये खाली एरिया होगा, इसके अंदर ही सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, तो ये क्या करता है, सेल ऑर्गेनेलिज को हेल्प करता है। अगर उन्होंने कोई एक मटेरियल दूसरे ऑर्गेनेली को भेजना होगा तो वो उसका मीडियम कौन होगा, उसका मीडियम साइटोप्लाज्म ही होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनेलीज फ्लोट। बाकी ऑर्गेनेलीज उस पर तैरती हैं, क्योंकि अगर एक सब्सटेंस को दूसरी जगह पहुंचाना होगा तो उसका मीडियम उसके किसके बीच से जाएगा, वो सब्सटेंस साइटोप्लाज्म के बीच से जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, एक सिस्टोल इसमें होता है, ठीक है। सिस्टोल क्या करता है, द एक्वस कंपोनेंट ऑफ, एक्वस का मतलब जो पानी वाला कंपोनेंट होता है साइटोप्लाज्म में, उसे क्या बोला जाता है, सिस्टोल। ये ध्यान रखना, ये टर्म भूल जाते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाता है सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज का मतलब क्या हुआ, जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे 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 सब्सटेंस, लाइबोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनेलिज हैं। दीज आर द इंटरनल्स ऑर्गन ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक जॉब टू कीप दैट सेल अलाइव। सेल को जिंदा रखने के लिए जितनी भी जॉब्स इनको करनी पड़ती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी कौन करता है, साइटोप्लाज्म करता है, ठीक है, क्योंकि वो उसका मीडियम है। क्लियर हो गया साइटोप्लाज्म, इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये बेसिक है। अब सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती है, देखो, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो हर एक ऑर्गेनेली, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी ऑपरेटस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, ये जितनी भी हैं, अगर मान लो मैं ये मान लेती हूँ कि ये मेरा लाइबोसोम था या राइबोसोम, कुछ भी मान लो, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर कवरिंग ज़रूर होगी,
इसकी एक प्रॉपर कवरिंग होगी, ठीक है। इसी को बोला गया है कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि बाउंड बाहर से तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन एक खुद एक जो स्पेसिफिक ऑर्गन है, ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी भी पूरी बाउंड्री की गई है ताकि उसका अंदर का मटेरियल बाहर ना चले जाए साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री हुई है, इसकी कवरिंग हुई है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेली भी समझ आ गया। अब देखो प्लांट सेल की डायग्राम, ठीक है, ये प्लांट सेल की डायग्राम है, ये एनिमल सेल की डायग्राम है। अब देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। अब ध्यान से देखो, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसका न्यूक्लियस देखो, इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा अलग है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब होता क्या है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। साइटोप्लाज्म है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म वहाँ पे भी है, जितना भी ग्रीन ग्रीन वाला एरिया आपको दिख रहा है बीच में, ये सारा का सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ। जब हम पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे 1 बाय 1, उसमें मैं बताऊंगी कि स्मूथ और रफ क्या है, ये डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी। बस अभी नाम याद रख लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम्स इसमें भी हैं उसमें भी हैं, ओके, न्यूक्लियस इसमें भी है उसमें भी है, गोल्गी ऑपरेटस इसमें भी है उसमें भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें भी है और एनिमल सेल में भी है, और राइबोसोम्स इसमें भी हैं और उसमें भी हैं। तो अब बच कौन से जाते हैं, अब देखोगे आप यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो सेल वॉल है वो आपको नहीं मिलेगी, जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, ठीक है। क्लोरोफिल होती है क्लोरोप्लास्ट में, है ना, ये चीज़ पढ़ी थी, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये पिगमेंट के लिए किया जाता है, ये इसके बारे में भी हम डिटेल में प्लास्टिड्स में पढ़ेंगे, ओके। तो ये इसका डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। थियोरी के साथ मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन बेसिक डायग्राम व्यू से आप ये देख सकते हो। देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी थी उसमें भी थी। बेसिक चीज़ें याद रखो, कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की, उसको अभी याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक उसमें भी था, प्लांट सेल में भी है, एनिमल में भी है, स्मूथ भी है, लाइपोसोम्स भी हैं, वैक्यूल्स भी हैं, न्यूक्लियस भी है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, उसके बाद गोल्गी ऑपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसमें और उसमें सब कुछ सेम है, बस उसके कुछ फीचर्स अलग हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टिड की बात की गई है प्लांट सेल में, ठीक है, इसमें वो एब्सेंट है। आगे बात करेंगे हम इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो फर्स्ट आ जाता है हमारा सेल ऑर्गेनेलिस, उसको क्या नाम दिया गया है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल के लिए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ही जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 चीज़ों से मिलकर बनी थी ना, मैंने आपको बताया था, मैं बाद में बताऊंगी क्या कहाँ से आए वो, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आते हैं, ठीक है। वो आते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स। प्रोटीन्स और लिपिड्स को कौन फॉर्म करता है, कौन बनाता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है, ठीक है। और ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक सेल में। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब मैंने आपको बताया था ये सारी सेल ऑर्गेनेलिस कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये सारी की सारी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। तो इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। नाम से आप बिल्कुल सही पहचान रहे हो, स्मूथ का मतलब होगा बिल्कुल स्लिपरी टाइप होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा, और रफ से क्या पता चलता है, थोड़ा सा ऐसे जैसे बोलते हैं ना खुदरा खुदरा सा, उस टाइप का होगा, ठीक है। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, ये आपके लिपिड्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, लिपिड्स की फॉर्मेशन करता है, और इसमें हमने राइबोसोम्स टर्म पढ़ी थी, राइबोसोम इसमें एब्सेंट होती हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बनाया गया है। देखो अगर आप रफ की बात करो तो रफ में छोटे 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 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखो, ठीक है। जितना भी रफ एरिया है उसमें आपको छोटे 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 डॉट्स दिख रहे हैं, और उन्हीं डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं, क्लियर। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें आपको कोई भी डॉट नहीं मिल रहा है, कोई भी छोटे 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 डॉट्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, वो इसलिए स्मूथ बोला गया है। और वो किसकी फॉर्मेशन करता है, अभी मैंने बताया था वो लिपिड्स की करता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक है वो किसकी करता है, प्रोटीन्स की करता है। लेकिन उसमें प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन्स की फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन करता कौन है एग्जैक्टली, वो राइबोसोम्स करते हैं। जो छोटे छोटे डॉट हैं वो प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब थ्योरी पार्ट पे आते हैं। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये हमें पता है किससे मिलकर बने, पूरी बॉडी इनफैक्ट ऐसी ही चीज़ों से मिलकर बनी है। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, तो जितने भी फैट्स होते हैं जैसे कि स्टेरॉयड, लिपिड्स, ये सारे के सारे कौन बनाता है, हमारे
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जबकि इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये स्मूथ होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स नहीं होते। अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की, ये वेसल से, वो ट्यूब्यूल से बने होते हैं, ये वेसल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। ये किस में हेल्प करते हैं, हमारे प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। और ये प्रोटीन बनाता कौन एग्जैक्टली उसके अंदर, वो बनाते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स किसके ऊपर होते हैं, स्मूथ पे। अगर ये डिफरेंस पूछा जाए तो याद रखना कि स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको और चीज़ बता दूं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसकी एक और स्पेशलिटी है। क्या होता है, जैसे मान लो आपका लीवर है, ठीक है, तो जो आपका लीवर है उसमें क्या प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, सेल के अंदर ये प्रेजेंट है। अब क्या करते हो, जब आप कोई पॉइजन चीज़ खा लेते हो या ड्रिंक कर लेते हो, ठीक है, या कोई भी ऐसे जो आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है इनके सेल्स क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, ठीक है, आपके लीवर को जल्दी डैमेज नहीं होने देते, मतलब प्रोटेक्शन का काम करते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, अब देखो फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को। जैसे कि मेरे को पता है कि अगर ये एक सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, तो जितने भी बाहर का एरिया होता है, जैसे ये वाला एरिया, इसके अंदर ये ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब हमने ये पढ़ा था, देखो ध्यान से, इस सेल के अंदर अगर आप देखो, अगर आपको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ढूंढना है तो मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये सारा का सारा क्या बोला गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जिसमें जो रफ वाला था उस पर ब्लैक 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 देखो कितने राइबोसोम्स हैं, और जो स्मूथ वाला है वो इसके ये वाला पार्ट है जहाँ पे मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ठीक है। तो जो स्मूथ वाला है इसमें देखो बिल्कुल क्या है, स्मूथ है ये, इस पर कोई ब्लैक कलर का एरिया आपको दिख ही नहीं रहा है। तो आप इससे ये चीज़ बता सकते हो ना, मैं रेज कर देती हूँ, इस चीज़ से बता सकते हो ना आप कि रफ कौन सा है, स्मूथ कौन सा है। डायग्राम देख के बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये करता क्या काम है, ठीक है। तो जो भी न्यूक्लियस को सामान चाहिए, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन चाहिए, कुछ भी न्यूक्लियस को चाहिए, तो क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम न्यूक्लियस के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, और ये उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल जो उसको चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम एक घर पे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान को वो खुद ही सब कुछ कर लेगा, ऐसा नहीं होता ना। हम लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी किसी चीज़ पे हम पे डिपेंड होंगे, तो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंस हमें रखनी ही पड़ती है, ठीक है। ऐसे ही सेल को भी काम करना पड़ता है, वो अकेला कोई एक सेल ऑर्गेनली सारा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये स्पेस प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए। हमें भी पता है हमारी बॉडी में बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वैसे ही सेल में, क्योंकि हमारी बॉडी सेल से ही मिलकर बनी है ना, तो सेल में इसका मतलब बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये उसको स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और देखा जाए कि जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो फैट, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब की क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। अब जो SER है, देखो यहाँ पे लिखा है, इट हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कि टॉक्सिक क्या होता है, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ये उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब उसको बचा, हमारे जो भी पॉइजनस चीज़, हम बियर तो खैर छोड़ो, ड्रिंक याद रख लो, ठीक है, या कोई भी आप मेडिसिन खाते हो जो ज़्यादा पॉइजनस हो जाती है आपके लिए, ये क्या करता है, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट एक फीचर है इसका, इसको इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये बोलता है सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको कहा था हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो किससे मिलकर बनती है, प्रोटीन्स और लिपिड से। अब ये प्रोटीन और लिपिड्स उसको देता कौन है, दैट इज गिवन बाय ER, दैट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ओके। और इस प्रोसेस को जब हमारे प्रोटीन्स और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में दिए जाते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है बाय द यूज ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही दिए जाते हैं, ये प्रोटीन्स हमारे सेल के बाकी ऑर्गेनली या जिसको भी ज़रूरत होगी सेल में उसको भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का क्या फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे, राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स मैंने अभी आपको बताया था, राइबोसोम्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे, वो सेल में कहीं और भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे अगर हमारा ये सेल है, अगर हम ये न्यूक्लियस को मान के चलते हैं और यहाँ पे मान लो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो राइबोसोम सिर्फ इनके ऊपर ही प्रेजेंट हो, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओके क्लियर। अब ये क्या होते हैं, इट इज़ अ माइन्यूट पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ RNA। मैंने आपको एक DNA टर्म बताई थी, एक RNA। DNA की फुल फॉर्म थी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो हमने पढ़ा था DNA, अभी तक सिर्फ हमने कहाँ पढ़ा था कि ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम इसकी वजह से बनते हैं, DNA की वजह से और प्रोटीन की वजह से। और मैंने कहा था जो न्यूक्लियोलस होता है वो किसकी फॉर्मेशन करता है, RNA की।
तो यहाँ पे ये बोल रहा है जो राइबोसोम्स हैं ये किससे मिलकर बनते हैं? इट इज माइनर पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ RNA, दैट इज योर राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? ये इससे मिलकर बने होते हैं। जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जितने भी प्रोटीन्स हमें ट्रांसपोर्ट करने होते हैं वो यही इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाकी पार्ट्स में ट्रांसफर किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे। गोल्गी ऑपरेटस। तो हमने फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली पढ़ लिया है। जो सेकेंड सेल ऑर्गेनेली है वो क्या है? गोल्गी ऑपरेटस। ठीक है, अब देखो, अगर प्रोटीन और लिपिड्स बना कौन रहा है? ठीक है, मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? कौन कर रहा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सेकेंड का काम आ गया गोल्गी ऑपरेटस के पास। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन या फिर पैकेजिंग का काम मान लो कौन कर रहा है? यही गोल्गी ऑपरेटस कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो गोल्गी ऑपरेटस का स्ट्रक्चर ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, पैरेलल होते हैं। और जो इसके ये वाले एंड्स होते हैं हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टने बोलते हैं। ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में इसके जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही टर्म याद रखो। ठीक है, अब ये करते क्या है इनके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड मेम्ब्रेन्स बाउंड वेसल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक कॉल्ड क्रिस्टने। ठीक है, ये इसके जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। ठीक है, जो इसके एजेस होते हैं, जो लास्ट के ये पैरेलल पॉइंट्स होते हैं, हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टने बोलते हैं। स्पेलिंग पढ़ा नहीं जा रहा होगा, मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ। ओके, सिम क्रिस्टने बोलते हैं। अब इनके फंक्शन क्या आ जाते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज इन ER पैक्ड एट गोल्गी ऑपरेटस। अब मान लो कि अगर आप कोई सामान बना रहे हो फैक्ट्री में, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई सामान, तो उसकी पैकेजिंग होती है ना। तो मान लो कि सामान जो बना रहा है वो कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। और उसकी पैकेजिंग मतलब पैकेट में पैक करते हैं ना सामान को, वो कौन करता है यहाँ पे सेल में? गोल्गी ऑपरेटस। ठीक है, तो गोल्गी ऑपरेटस क्या करता है? लिपिड्स और प्रोटीन जो सिंथेसाइज होते हैं ER में, उसकी पैकेजिंग कौन करता है? गोल्गी ऑपरेटस करता है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर किसको भेजना है, सेल के बाहर किसको भेजना है, ये सारा काम किसका होता है? गोल्गी ऑपरेटस का होता है। और साथ ही मिडिल लैमेला में, मिडिल लैमेला कहाँ पे है? ये मिडिल लैमेला का छोड़ो, बस इतना याद रखो कि ये मिडिल लैमेला की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सारे किसके फंक्शन है? यहाँ पिक्चर में नहीं बताया गया है लैमेला, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये किस में हेल्प करते हैं हमारे। ये जो हमारा गोल्गी ऑपरेटस है ये किसकी फॉर्मेशन करता है? मिडल लैमेला की फॉर्मेशन करता है। ओके, क्लियर हो गया गोल्गी ऑपरेटस। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं राइबोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? ये इनको बोला गया है सुसाइड बैंक्स। ठीक है, सुसाइड से पता चलता है, सुसाइड का मतलब तो ये होता है कि मर जाना, है ना, उसने सुसाइड कर लिया, ये टर्म याद आ जाता है। तो ये कुछ उसी ही टाइप के होते हैं। ठीक है, ये करते क्या हैं? देखो, अब हम जो हमारी सेल में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अब सारा का सारा जो प्रोड्यूस हो रहा है हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा उसको, अब ऐसा नहीं है ना कि अब आप 100% कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो और आपका 100% वो यूज़ हो जाए सेल में, ऐसा नहीं होता। हो सकता है नीड सिर्फ 60% की, 40% तो वेस्ट ही है ना। तो ये बोलता है कि दीज आर द टाइनी ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। अब अगर हमारी सेल में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो कुछ चीज़ों को तो हमें डाइजेस्ट भी करना है ना। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं हमारे क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दे आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इसको बाहर से कवरिंग सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब इसकी हमने पढ़ा था न्यूक्लियर में डबल मेम्ब्रेन होती है, तो इसकी जो कवरिंग होती है वो क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। और फंक्शन क्या होता है कि सेल में जो अनवांटेड मटेरियल होता है, ठीक है, जिसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होती है, उसको लाइसोसोम्स क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। अब मान लो ये क्या एक डस्टबिन है आपकी सेल में, ठीक है, दे आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, जिसमें आप सारा का सारा वेस्ट डाल सकते हो, क्योंकि जब आप उसमें वेस्ट डालोगे तो डिकम्पोज कौन कर देगा उसको? डाइजेस्ट कौन कर देगा उसको? लाइसोसोम्स कर देंगे। ठीक है, तो हेल्प इन डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल। देखो, सेल के अंदर के मटेरियल को भी ये डाइजेस्ट कर देता है और सेल के बाहर के मटेरियल को भी ये डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सेल सिर्फ ये हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और हमारे लिपिड्स बन रहे हैं यही नहीं रखता। कहा था सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, वाटर को भी अंदर आने देता है, ठीक है, गैसेस को भी अंदर आने देता है। अब वो सारे के सारा नहीं यूज़ कर सकता ना सेल हमारा, तो जितना भी वेस्ट डिस्पोजल होता है वो इसी के अंदर डंप कर दिया जाता है और फिर ये अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या करता है? इनको डाइजेस्ट कर देता है। अब देखो, कभी कभार क्या होता है, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही, हमारा जो सेल होता है वो क्या होता है? रीयूनाइट होता है, कभी कभार डेड हो जाता है, उसी से रीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो डेड हो जाता है, अब देखो वो डेड है हमारी बॉडी में तो वो स्पेस तो लेगा,
तो इसीलिए इनको सुसाइड बैग्स बोला गया है, क्योंकि जब हमारा सेल डेड हो जाता है, उसको पता है कि आगे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता कोई, तो जो हमारे ये लाइसोसोम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव बैग्स होते हैं, या इनको सुसाइड बैग्स बोला जाता है, ये क्या करते हैं, ये बर्स्ट हो जाते हैं, ये फट जाते हैं उस सेल के और सेल को पूरा डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म हो जाता है सेल, ठीक है। तो एक टाइप के लिए अच्छी बात भी है, क्योंकि वो सेल ऐसे ही एरिया कवर करेगा उस एरिया में, तो इससे अच्छा हम उसको क्या कर देते हैं, उसको बिल्कुल ही डाइजेस्ट कर देते हैं, और ये लाइसोसोम्स उस अपने ही सेल को डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। क्लियर? ये कौन सी टर्म आ गई, लाइसोसोम्स। इसलिए आज का ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब ऑर्गेनलीज अच्छे से समझ आ गई हूँ। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको दोबारा वो टॉपिक समझा दूंगी, या कोई भी टर्म समझ नहीं आई है मैं आपको दोबारा वो टर्म समझा दूंगी। अभी तक हमने सेल क्या होता है ये पढ़ लिया है, सेल कैसे बनता है हमने पढ़ लिया है, सेल की मेम्ब्रेन पढ़ ली है, सेल का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस पढ़ लिया है। उसके बाद मेन ऑर्गेनेलिज थी, हमने आज 3 ऑर्गेनेलिज इसकी पढ़ ली हैं, ठीक है। कौन कौन सी पढ़ी थी, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया है, हमने गोल्गी ऑपरेटस पढ़ लिया, हमने लाइसोसोम्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है कि क्रोमोसोम, जो हमारी सेल की डिवीजन होती है ना, क्रोमोसोम्स पढ़े हैं ना आपने। जब सेल डिवाइड होता है तो डिवाइड किस तरीके से करता है, मेटोटिकली करता है या मतलब मेटोसिस एंड मियोसिस, ये टर्म आप पढ़ोगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे, ठीक है। और उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया है इसको साथ साथ में ही पढ़ लेना, ताकि जब मैं एक्सरसाइज कराऊँ तो आपके लिए आंसर्स देना और ईजी हो जाए। रिगार्डिंग अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है, कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में या पिछले लेक्चर में, या फिर इसके रिलेटेड नहीं हो, जैसे कि केमिस्ट्री का है या और कोई सब्जेक्ट का भी है, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं पूरी ट्राई करूँगी कि आपको पूरे उसके आंसर्स दे सकूँ। ओके, टिल देन बाय। आई श्रेया जम्वाल साइनिंग अप टुडे। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स में, कजन्स में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस का कंटेंट हमारा वैल्यूएबल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छे से कुछ करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून।